नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी और आप देख रहे हैं बजट पर हमारी खास पेशकश अच्छे दिन आएंगे क्या। जुलाई के पहले हफ्ते में मोदी सरकार का पहला बजट आने वाला है और इस बजट से पूरे देश को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन मध्य वर्ग खास तौर पर बड़े बड़े सपने देख रहा है और इन सपनों में एक सपना एक अदद घर का भी है। इस सपने को साकार करने के लिए मिडिल क्लास बजट को हर बार नई उम्मीद से देखता है और अब तक हमने बात की है महंगाई की, टैक्स की, शिक्षा की और रोजगार की, और आज सबका सपना घर हो अपना। मिलिए भोपाल के चूनाभट्टी इलाके में रहने वाले रावत परिवार से। 2 साल पहले शादी हुई है। पति अनुज मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं और पत्नी श्रुति ग्राफिक डिजाइनर। आंखों में सपना सज रहा है एक अपना घर खरीदने का। झीलों की नगरी में इधर उधर नजर दौड़ा चुके हैं, जगह और कॉलोनी भी पसंद कर चुके हैं, मगर सपनों का हर घर बजट से एक कदम दूर दिखाई देता है। टाइम हुआ करता था जब ईएमआई के रेट्स काफ़ी कम हुआ करते थे। आज से 10-12 साल पहले की बात है, करीब 7% तक रेट होते थे। तो क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है कि हम उन्हीं रेट्स को वापस लाने की कोशिश करें? इस वक्त बैंकों में हाउसिंग लोन की ब्याज दर औसतन 10.25% चल रही है, जो ऊपर नीचे होती रहती है। मिडिल क्लास इसे थोड़ा कम चाहता है। इसी तरह होम लोन पर ब्याज की इनकम टैक्स में छूट की सीमा अभी 1.5 लाख रुपए है, जो 2002-2003 में तय की गई थी। सपनों का घर खरीदने वाली जनता मोदी सरकार से इस सीमा को बढ़ाने की भी उम्मीद कर रही है। सरकार कुछ इस तरह के स्टेप्स ले सके कि इन्फ्लेशन कम हो, महंगाई कम हो, जो चीज़ों के दाम जो साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं वो कुछ कंट्रोल में आ सकें, तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि हमारी सैलरी का कुछ हिस्सा हम अपने घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वाकई बाजार में बढ़ती महंगाई आम जनता की हर प्लानिंग पर पानी फेर रही है। यही वजह है कि रावत जैसी हर मिडिल क्लास फैमिली चाहती है कि मोदी सरकार नए बजट में कुछ ऐसे पुख्ता कदम उठाए जो महंगाई को काबू में ला सके। बदलते भारत की तस्वीर सामने है। एक जमाना था जब मम्मी पापा रिटायरमेंट के बाद अपना घर बनाते थे, लेकिन अब बच्चे नौकरी शुरू होते ही सपनों का घर बनाने की बात सोचने लगते हैं। मगर इनके अच्छे दिन तभी आएंगे जब हाउसिंग लोन की शर्तें इनकी आमदनी के हिसाब से होंगी। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। हिंदी फिल्मों का एक मशहूर गीत है, एक बंगला बने न्यारा, लेकिन बंगले की कौन कहे, अब तो फ्लैट खरीदने के भी लाले पड़े हैं। और सवाल यह है कि मोदी सरकार ने हर परिवार को घर का जो सपना दिखाया है 2022 तक, 75वीं वर्षगांठ हमारी आजादी की, आखिर वो पूरा कैसे होगा? इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से जुड़ रहे हैं क्रेडाई के अध्यक्ष रोहित राज मोदी और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन, रहेजा डेवलपर्स के भी चेयरमैन हैं, नवीन रहेजा साहब। रहेजा साहब, ये बताइए, ये बंगला बने न्यारा हो गया, पुराना गीत हो गया, एक फ्लैट, एक पक्का मकान मिल पाएगा क्या? बजट से हम क्या उम्मीदें रखें? एक आम आदमी की, डेवलपर्स की उम्मीदें नहीं कह रहा हूं मैं। देखिए, अगर सरकार सिर्फ छोटे छोटे 2-3 प्रोएक्टिव स्टेप ले ले, हम सालों दर साल उसकी डिमांड करते आ रहे हैं, तो घर का सपना जो आज से करीब 2006-07 तक जो सपना बन गया था और लोगों को घर मिलने स्टार्ट हो गए थे, वो दोबारा से आ सकता है। क्या है वो 3 कदम? और वो मेन जो कदम है, नंबर 1, आप रियल एस्टेट की जितनी भी रेगुलेशंस और कंट्रोल्स आपने जो 50, 60, 70 तक टेबल से जो हमारी क्लियरेंसेस में निकलती है, उनको अंडर एक सॉफ्टवेयर लेके आ जाए। उसके लिए एक छोटा सा बजट आपको चाहिए और थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए कि भाई ये रियल एस्टेट जो है ये प्रोफेशनली अंडर ए सिस्टम एंड अंडर ए सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट किया जाएगा और एक यूनिफॉर्म कंट्री की गाइडलाइन होगी। तो एक पहला चीज तो ये है कि काम करने के लिए आसान चीज बता, बिल्कुल आसान सी चीज है। तो हो क्यों नहीं पाता? इसमें ये तो गोरख धंधा बन गया है ना। देखिए, माफ कीजिएगा, मैं बड़ा तीखा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं रहेजा साहब, लेकिन आजकल बिल्डर लॉबी, सरकार से उनके संबंध, ये मतलब चेंज ऑफ लैंड यूज का खेल, ये गोरख धंधा हो गया है। तो इस सब चीजों को अगर ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवा के एक गाइडलाइन जारी कर दी जाए कि स्टेट्स के साथ डायलॉग करके आप एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन सिस्टम बना दें, कंट्री की लैंड को मैपिंग कर दें,
डिजिटली मैप कर इसलिए दें। नहीं होता है क्या? आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं? पारदर्शिता हो, पारदर्शिता हो जाएगी तो अलग अलग मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के पास वो पैसा कहां से जाएगा? आपकी जेब से। खेल ये है क्या? नहीं, देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जैसे पैसा जाता है ना जो सर। डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से कंट्री का आगे बढ़ रहा है, कंट्री आगे बढ़ रहा है, तो हमें सारी चीजें प्रोफेशनल कर देनी चाहिए। नहीं, जानबूझकर नहीं की जा रही है। नहीं, मेरे ख्याल से टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है, नहीं कर रही है, स्टेट्स जो है कर भी रही चेंज ऑफ है। लैंड यूज का खेल है ना। देखिए, खेल है ना। देखिए, हजारों करोड़ रुपए का एग्रीकल्चरल लैंड का लैंड यूज तो चेंज करना ही होता है। हाँ, लेकिन उसमें अगर एक मैं ट्रांसपेरेंट नाम बताने लगूं किस मुख्यमंत्री के, कौन उनके नजदीकी, हर प्रोजेक्ट में उनके 2 फ्लैट होने होते हैं, तब जाकर वो क्लियरेंस मिलती है। ये सच्चाई है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर, ये सच्चाई है। वो वो मेरे ऊपर डेफेमेशन लग जाएगी, वरना मैं नाम बताने को नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं तो एक सीधे प्रोफेशनल सिस्टम की बात करता हूं कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ अगर हम सारे देश में काम करेंगे, पूरी लैंड को डिजिटाइज कर देंगे और हर एक लैंड के ऊपर एक झगड़े भी खत्म हो जाएंगे, सारी एरियल मैपिंग करवा दे, हर एक लैंड पार्सल का पता हो, ये सरकार का, इस डिपार्टमेंट का लैंड है, ये इंडिविजुअली इस आदमी का लैंड है, ये इसका लैंड है। एक तो आपकी पूरी लिटिगेशंस कंट्री में खत्म हो जाए लैंड से रिलेटेड, ऑलमोस्ट 50% लिटिगेशंस है। दूसरा, आपकी क्लियरेंस प्रोसेस जो है अंडर ए स्टैंडर्ड मास्टर प्लानिंग नॉर्म ऑनलाइन क्लियर होने लग जाएगा। तो ये जिस चीज में हमें 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लग जाते हैं, कभी एनवायरनमेंट में हम फंसे हैं, कभी किसी लैंड के डिस्प्यूट में फंसे हैं, कभी कोई काउंटर वो है, और फिर इतनी सारी एजेंसीज के कंट्रोल्स हैं, अगर इन सब से हम बाहर निकलेंगे तो कॉस्ट ऑफ मनी जो है वो करीब 30% कम हो सकती है। आप इससे 30% मकान इसी से ही सस्ते हो सकते हैं। आप अहम बात कह रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट नेग्लिजिबल है। हाँ, पर वो हो नहीं पा रहा है। और जबकि देश के सकल घरेलू उत्पाद की बात करूं, उसमें से लगभग रियल एस्टेट सेक्टर की 5 से 6% की कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। 2020 तक लोग बताते हैं मोदी साहब कि 2.25 लाख करोड़ का ये पूरा का पूरा कारोबार, ये सेक्टर हो सकता है। पर इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? ये सिर्फ एक वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह ट्रीट क्यों किया जाता है इस सेक्टर को? देखिए, इसका अहम कारण यह है कि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण यूनिफाइड पॉलिसी इसके ऊपर में लागू करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सेंटर अपनी मर्जी से पूरी पॉलिसी तो लागू कर नहीं सकता। लैंड हर स्टेट का अपना अपना सब्जेक्ट है। जो हम अभी मुद्दे पे इस पे बात कर रहे हैं, मैं जैसा रहेजा साहब ने कहा कि 50-60 क्लियरेंसेज लग जाते हैं, उन क्लियरेंसेज को हासिल करते करते कम से कम 2-2 साल, 3-3 साल लग जाते हैं। और आप जानते हैं कि जमीन खरीदने के लिए बैंक की फाइनेंसिंग नहीं मिलती। जमीन खरीदने के लिए जो प्राइवेट इक्विटी की फाइनेंसिंग, एनबीएफसी की फाइनेंसिंग या प्राइवेट एचएनआई की फाइनेंसिंग लगती है, वो पैसा 24% से 30% तक के भाव पे मिलता है रियल एस्टेट को। तो और उसने महंगे पैसे को लगा के जमीन लेने के बाद अगर डेवलपर को 2-2 साल तक परमिशन के पीछे भागना पड़े, तो उसकी जो कीमत है वही अपने आप में हाउसिंग के कॉस्ट को अच्छा खासा बढ़ा देती है। तो अभी जैसे क्रेडाई ने मिशन ट्रांसपेरेंसी एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस की रिक्वेस्ट पिछले 3 साल से कर रही है जी, और हमने इस पे बकायदा डॉक्यूमेंट बना के सबमिट कर रखा है कि ये काम नहीं, ये बात तो ठीक है, पारदर्शिता होनी चाहिए मोदी साहब। पर मुझे ये बताइए, क्या डेवलपर्स की भी कुछ जिम्मेदारी नहीं है? मैं सरकार की बात तो की, किस तरह से आपसे पैसा उगाही की एक तरीका बन गया है, एक परंपरा, एक सिलसिला बन गया है। पर मुझे ये बताइए कि डेवलपर्स भी, अब आप किसी भी दिल्ली की बात कीजिए, गुड़गांव की, नोएडा की जहां हम बैठे हैं, मुंबई की, बेंगलुरु की, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने को तैयार हैं। पेंट हाउसेज, आलीशान फ्लैट्स, आलीशान बंगले, उनके नाम भी ऐसे हैं कि लगता है मानो मैं कैलिफोर्निया में घूम रहा हूं या मैं कहीं यूरोप में घूम रहा हूं, कहीं गुड़गांव या मुंबई में नहीं घूम रहा हूं। वो क्यों बनाते? आप लो कॉस्ट हाउसिंग पर ध्यान क्यों देने को तैयार नहीं? तो 1 मिनट में आऊंगा आपके पास, मुझे मालूम है आपका पसंदीदा सवाल। नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है आपका जी। बहुत बढ़िया आपका सवाल है। लो कॉस्ट हाउसिंग कंट्री की जरूरत है, और अभी नई गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि 2022 तक हर किसी के पास में मकान होना चाहिए। यह तभी हो सकता है जबकि पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो किए जाएं, और बिना उसके अगर वो चेंजेस को हम नहीं करते हैं तो ये केवल महज एक बात बन के रह जाएगा और ये कभी रियलिटी नहीं बन पाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, प्राइवेट सेक्टर कोई भी काम अगर करेगा तो उसके अंदर में जो कि इकोनॉमिक्स एक धर्म है कि मिनिमम प्रॉफिट वहां पे होना जरूरी है। आज ये इकोनॉमिक लो इनकम हाउसिंग बनाने के लिए
हमने सरकार से बाजाप्ता 7-8 छोटे छोटे कंसेशंस या चेंजेस इन पॉलिसी फ्रेमवर्क मांग करी है। और मेरे को ये बताते हुए आपको खुशी है कि ऑलरेडी क्रेडाई की 2 बार मीटिंग हो चुकी है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब के साथ एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी, एंड बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है कि किस तरह की फाइनेंसिंग की सुविधा, किस तरह के चेंजेस पॉलिसी में किए जा सकते हैं जिससे कि ये मामला एक रियलिटी बन सके। जी, पर रियलिटी देखिए मोदी साहब, रहीजा साहब, ये रियलिटी तो नहीं बन पा रही है ना। सरकार भी 20 लाख तक होम लोन देगी, इंटरेस्ट सबवेंशन की बात होती है 1-2% की आपको छूट मिल जाएगी। 20 लाख में सर मकान कहां बना रहे हैं आप? नहीं बन सकते। देखिए इसमें बड़ी छोटी सी बात है। हाँ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। पूरे ग्लोबली अगर आप देखें, हमारे देश में हमने FAR और डेंसिटी नॉर्म्स को कॉलोनियल जो आज से 100 साल पहले का बाबा आदम के जमाने के चल रहे उसी सिस्टम को चलाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे FAR जो अभी तक कई स्टेटों में तो अभी एक ही मिलता है, कई जगहों पे अभी 2 हो गया है। नोएडा में थोड़ा और बेटर इन्होंने कर दिया है। और एक आंध्रा स्टेट है जहाँ से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी हैं, वहाँ FAR को उन्होंने टोटल सेट फ्री कर दिया है। ग्लोबल जो नॉर्म है उनके अंदर FAR जो है वो 10-10, 15-15 तक का FAR अवेलेबल है, यानी कि आप एक पीस ऑफ लैंड में 15 गुना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जी, अब अगर आप एक 10 गुना कंस्ट्रक्शन एक पीस ऑफ लैंड में करते हैं तो उसकी प्रो रेटा कॉस्ट ऑफ लैंड सर ये बातें मुझे सब समझ में आती है। मुझे ये बताइए कि आप भी सर आप जमीन मांगने जाएंगे, आप गुड़गांव में मकान बनाएंगे, आप नोएडा में बनाएंगे, क्यों ना डिवेलपर्स भी, कदम ताल की जो मैं बात कर रहा हूं, और आपको प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए कोई चैरिटी, कोई धर्मशाला आपने बिल्कुल आज लेकिन गुड़गांव में जमीन लेते हैं तो नुहू में जाकर आपको वहां पर भी कुछ डेवलपमेंट करनी चाहिए। क्या इस तरह का कदम ताल, इस तरह का समन्वय नहीं हो सकता? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप डेंसिटी नॉर्म्स में जब छोटा मकान बनाना अलाउ ही नहीं कर रही गवर्नमेंट, बाईलॉज में ही नहीं है, तो हम बनाएंगे कैसे? हमारा मिनिमम आज बाईलॉज जो है नहीं सर, क्योंकि आप गुड़गांव से वाकिफ हैं, मुझे ये बताइए गुड़गांव शहर के अलावा फिरोजपुर झिरका भी है, नूह भी है, तावड़ू भी है, इन इलाकों में तो नहीं जाते आप? बिल्कुल जाते हैं। हम सोना में भी काम कर रहे हैं, सोना के बैकवर्ड एरिया में काम कर रहे हैं, धारूहेड़ा में पैसा मिलता है। नहीं, उससे आगे जाइए ना। नहीं, उससे आगे जाएंगे प्रोवाइडेड एक मिराज को चेज कर रहा हूं। बिल्कुल प्रोवाइडेड वहां पे दोनों चीज हो ना। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें वहां पे, ताकि उन घरों में रहने के लिए लोग भी मिले। हम जब तक लोग नहीं मिलेंगे वहां रहने के लिए, और फिर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं देंगे वहां से कनेक्टिविटी की, तो वहां जाके लोग कैसे खरीदेंगे? नहीं मोदी साहब, मेरा सवाल बड़ा लिमिटेड है सर। मेरा कहना यह है कि प्राइम जगह पे आप बढ़िया प्रॉपर्टीज बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ ही साथ आप पर एक ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, सरकार भी आप पर दबाव बनाए कि प्राइम जगह पर अगर आपको प्रॉपर्टी दी जा रही है तो दूर दराज के इलाकों में भी एक इलाका पकड़कर वहां पर आपको मकान बनाने होंगे, लो कॉस्ट हाउसिंग करनी होगी। यह संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए आज जो आप बात कह रहे हैं ना, उस फिलॉसफी पे सरकार ने ऑलरेडी EWS की मिनिमम कंडीशन डेवलपर्स पे लगाई है कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट में, जो कि एक सर्टेन साइज से बड़ा प्रोजेक्ट अगर है, तो उसके अंदर में आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपको बना करके वो मकान, वो सर शहरों में फिक्स्ड और जिला मुख्यालयों में है, मैं दूर दराज के इलाकों की बात कर रहा हूं, सरकार आगे हैंड ओवर कर सके। सर वो जिला मुख्यालयों दूर दराज के इलाकों की ज्यादा क्या बात, मैं कह रहा हूं दूर दराज इलाकों में भी डेवलपमेंट हो। पुअर की हाउसिंग रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है साहब। हाँ, हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी बड़ी जरूरी है उसके लिए। आज दूर दराज के इलाके से आदमी को एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर बड़े शहर आना पड़े, तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो कम से कम 1 घंटे के टाइम में और महीने के 500 रुपए के खर्चे में वो आ जा सके। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास में रैपिड रेल, मेट्रो कनेक्टिविटी, लास्ट माइल लिंकेजेस, इन सब की बड़ी कमी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक दूर दराज के में आप बना करके करेंगे क्या? नहीं पर उसमें रहीजा साहब से भी ये पूछना चाहूंगा आपसे भी पहले। रहीजा साहब मुझे ये बताइए, सरकार कह रही है 100 नए शहर बनाएंगे, वो कैसे बनेंगे? उसमें कनेक्टिविटी आ जाए ना। ये उसका हर हिस्से को, देश के हर हिस्से को जोड़ दो आपस में। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजन जो है, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक और फार फेच्ड विजन है। हाँ, ये जो 100 नए शहर है, इसका मतलब खाली शहर नहीं होना, ये स्मार्ट सिटीज है। इसके अंदर आप देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होगी, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रॉपर प्लानिंग भी होगी। ये नहीं कि शहर बना दिया और प्लानिंग नाम की चीज नहीं। तो इनमें अगर आप इसको गौर से और डिटेल में डेप्थ में देखें तो इसके पीछे विजन जो है वो कहीं बहुत बड़ी है उससे।
अगर आप वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पर करते हैं, एतबार है क्या सरकार पर? इकबाल है आपका? सर क्यों नहीं? अगर हम सब लोग देश सर, में मैं ये मिलके- सवाल इसलिए पूछ रहा अगर हूं, हम सब लोग देश में मिलकर काम करेंगे तो क्यों नहीं आजकल होगा? हमारे देसी बिल्डर्स परदेसी हो गए हैं। आप बाहर जाकर, लंदन में जाकर कॉलोनीज डेवलप कर रहे हैं, अपने देश में नए प्रोजेक्ट शुरू करने में हिचकिचाते हैं। सच्चाई है क्या? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। अगर यहाँ जब भी अपॉर्चुनिटी आपकी मिलती है, बाकायदा बिल्डर्स की एक एसोसिएशन लंदन पहुंच गई है, वहां मकान बना रही है, यहां बनाने को तैयार नहीं। देखिए नरेट को तो नहीं है, मैं बाकी तो नहीं जानता, लेकिन कम से कम नरेट को नहीं है। और नहीं, ये पर मैं इकबाल की भरोसे की बात, भरोसा टूटता हमारे है क्या देश जब में, प्रोजेक्ट डिलेज होते हैं? हमारे देश में दुनिया का 1/6 पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है, और हमारे कंट्री में जितनी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट और डिमांड है ग्लोब के इस पार्ट में, इससे ज्यादा कहीं भी नहीं है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी को के एंगल से अगर आप देखें तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी का मुल्क है। सिर्फ जो 2-3 चीजें हम मांगते हैं कि हमें काम करने दो प्लीज, हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर दो जहां हम काम करें, हमें छोटे मकान भी बनाने दो, हमें आम आदमी के गली मैं वही तो बात कह रहा हूं। आप मान रहे हैं, सीधे शब्दों में नहीं मान रहे। मोदी साहब, आप भरोसे हमें की बनाने कमी है दें। क्या? आप हमें काम आपकी करने कम्युनिटी में एक भरोसे की कमी है कि भाई सरकार पता नहीं क्या कर देगी, हम करें तो क्या करें, पैसा लगाएं या ना लगाएं, ये दिक्कत है क्या? ये हिचकिचाहट है क्या? नहीं, देखिए सरकार की जो पॉलिसीज अफोर्डेबल हाउसिंग के तरफ बनी है पिछले कुछ सालों में, वो सही कदम है, सही डायरेक्शन के तरफ में उनमें, लेकिन जितनी जरूरत थी वो पूरी तरह से नहीं हो पाई है। हमें पूरा पूरा भरोसा, एतबार है नई सरकार के साथ में कि वो इसको सीरियस रूप से देख रही है। जो हमारी एसोसिएशन की सरकार में ब्यूरोक्रेसी में बातचीत चल रही है, हमें इसका पूरा इंडिकेशन मिल रहा है कि वो बहुत सीरियस हैं इस बारे में, और वो पूरा पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। और जैसे ये पॉलिसीज में चेंज आएंगे, आप देखेंगे कि बहुत डेवलपर्स इन छोटे मकानों की तरफ बढ़ेंगे। बिकॉज आप ये चीज देखिए, डेवलपर भी तो एक बिजनेस चला रहा है, बिल्कुल, उसको जहां पे मार्केट मिलेगा वो वहां जाएगा, वो क्यों नहीं जाएगा? आज प्रॉब्लम है कि वो मार्केट डेवलप नहीं हो पा रहा है, लेकिन सही पॉलिसी में वो मार्केट डेवलप होंगे, मार्केट डेवलप होने चाहिए। तो अब एक बात, मोदी साहब, क्योंकि आप क्रेडाई के अध्यक्ष हैं और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष रहेजा साहब भी मेरे साथ बैठे हैं। मोदी साहब, पहले आपसे, क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि बिल्डर्स में भी एक तबका है, ब्लैक शीप है, वो लोगों को गुमराह करते हैं, गलत जानकारी देते हैं, उनके मकान बनाने का उनको सपना दिखाते हैं, उसे चकनाचूर भी करते हैं? ऐसी ब्लैक शीप के खिलाफ क्रेडाई को भी और नेशनल रियल एस्टेट काउंसिल डेवलपमेंट काउंसिल को भी कदम उठाने चाहिए, जो आप शायद हिचकिचाते हैं, नहीं उठाते हैं। मैं 1 मिनट, रहेजा साहब आ रहा हूं आपके पास। मोदी साहब, मैं ईमानदारी से बयान चाहूंगा यहां पर आपका। जी देखिए, नहीं, मैं आपका सवाल एकदम सही है, और जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर इंडस्ट्री में अच्छे बुरे प्लेयर होते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री की विडंबना यह है कि इसके अंदर में एंट्री बैरियर इतना लो है कि इसके अंदर में हर कोई इसमें घुसा चला आता है। जरूर इसके अंदर में वैसे प्लेयर्स हैं जो इंडस्ट्री का नाम खराब करते हैं, कंज्यूमर्स के साथ में धोखाधड़ी करते हैं, और उनके साथ में लॉ को पूरी सख्ती बरतनी चाहिए। जहां तक क्रेडाई का सवाल है, मोदी साहब, कोड ऑफ कंडक्ट, पॉलिटिकल राजनीतिक संरक्षण भी हासिल है डेवलपर्स को, ये बात भी मानेंगे आप? एक्शन लेते हैं। नहीं, मैं पूरी तरह से इसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा कि कोई पॉलिटिकल संरक्षण हासिल है। आज अगर जो प्रोफेशनल लेवल के डेवलपर्स हैं, वो सब अपनी गुडविल को रिस्पेक्ट करते हैं। वो समझते हैं कि अगर काम अच्छा होगा, कस्टमर के साथ में कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, तो उसका बिजनेस भी लॉन्ग टर्म बढ़ेगा। वो जमाना लद गया कि जब कोई फ्लाई बाय नाइट काम करता था। फ्लाई बाय नाइट लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, उनके लिए लॉ को पूरी स्ट्रिक्टनेस लेनी चाहिए। वहां पर क्रेडाई की कहीं कोई भी 1% की भी लॉबिंग नहीं है कि साहब उन लोगों का कोई प्रोटेक्शन होना चाहिए जो लॉ का काम करते हैं। मुझे ये बताइए, देखिए ये मकान का जो सपना होता है ना, मिडिल क्लास तो सारी उम्र घिसते काटता है और फिर एक मकान चाहता है, लेकिन उसे भरोसा नहीं होता। आज की तारीख में अगर एक आदमी मकान खरीदने जाए, उसे मालूम नहीं कि कहां फंस जाऊंगा। चाहे वो आपकी गलती ना हो, वो ग्रीन ट्राइब्यूनल कोई पे चढ़ा दे, कोई बाद में नई चीज निकल आए, पता लगे नहीं इस इलाके में तो ये डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। आदमी घबराता है, आदमी डरता है और सपना भी देखता है। बहुत हद तक ठीक है बात। ये हमारी डिस्कशन ही यहां से स्टार्ट हुई थी कि आप सारी चीजों को ऑनलाइन और सिंगल विंडो के अंदर लेके आए, ताकि ये नहीं कि एक तरफ कभी कोई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आ जाता है, कभी नेचर कंजर्वेशन जोन के ऊपर कोई और चीज आ जाती है, कभी
ASI बीच में आ उसमें जाता है। इसमें होता क्या है रईजा साहब, वो कमाल के हाइट के लिए आ जाते हैं, कोई एक्सपर्ट्स बहुत होते हैं ना हर चैनल पे। गवर्नमेंट एजेंसीज बाद में भी एंटर कर जाती हैं। एक्सपर्ट्स बैठ जाते हैं, उनसे कोई पूछता है जी मैं क्या करूं? नहीं, आपको ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। मेरे पास और कोई काम नहीं बचा, मैं 15 एजेंसीज में जाऊं कि जी ये प्लॉट है, यहां पर एक ये फ्लैट बन रहा है, ये ठीक है क्या? एक आम आदमी कहां जा सकता है? मैं कहां से करूं ड्यू डिलिजेंस? बिल्कुल ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। आज जिस तरीके से ओपेक सिस्टम है ये पूरा, लोगों का कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, इस कारण से लोग आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं, कस्टमर्स का क्या कसूर है? एक बात बताइए, हजारों फ्लैट यहाँ पे तैयार पड़े हैं, आज आप कहते हैं सेंचुरी के 10 किलोमीटर में आ गए हैं। हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को आप रोक के बैठ गए, गलती किसका है? हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट, हजारों करोड़ सपने, सर सपने रोक के बैठ गए। ये आप कहीं और कमा लोगे। उस बेचारे गरीब आदमी का आएगा। हाँ, उस बेचारे गरीब हजारों लोगों का, उनका क्या कसूर है? हाँ, ये अगर सेंचुरी से ये तो तब भी थी, तो आपने ये स्टेप जो आज आप सोए जाग रहे हैं, बजट में क्या प्रावधान किया जा सकता है इसे लेकर? बजट में सीधी सी बात है, थोड़ा सा प्रोविजन करेंगे ताकि सारे सिस्टम को ऑनलाइन डालें और एक बारी उसको क्लोज करें। ये नहीं कि आप बीच में जाके बोलते हैं अब सर्विस टैक्स भी लागू हो जाएगा, बीच में बोलते हैं आप वैट भी भर दीजिए, आप ये चीज कर दीजिए। और एक सवाल छूट गया, इतना सारी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के आप चेयरपर्सन हैं, जो ये काली शीप है उस पर तलवार कब चलाएंगे आप लोग? देखिए जी, है ना काली शीप? देखिए बहुत बिल्कुल ठीक बोला मोदी साहब ने भी। हर एक बिजनेस में, हमारी हर एक सोसाइटी में गलत लोग भी होते हैं, गलत काम करते हैं। आज आप देखते हैं सरकारी जमीनों पे लोग कॉलोनी काट के भाग जाते हैं। हाँ? और बाद में वो बेचारे ने जिसने पूरी जिंदगी की कमाई दी होती है, वो लड़ाई के लिए उसके पास लड़ने की हिम्मत भी नहीं होती और उसको जाके दूसरा एजेंसी जाके बुलडोज बाद में कर देता है। आज दिल्ली के अंदर भी झुग्गियां जो है बिकती है, सरकारी जमीन पे आज भी झुग्गियां बिकती है। क्यों? कैसे? वो रेवड़ी का सिस्टम चला हुआ है ना, वो लॉलीपॉप है कि इलीगल कॉलोनी में भी बना दो, ये ऐसा बाद में नहीं रेगुलराइज कर देंगे, चुनावी वादा हो जाएगा। अगर आप ये सारी चीजों की अपॉर्चुनिटी को खुला छोड़ के रखा हुआ है अगर, तो लोग इसका फायदा उठाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे मोदी साहब, एक उम्मीद, एक कदम जो उठाना चाहिए सरकार को तत्काल बजट के जरिए। जी, हम लोगों ने यूडी मिनिस्टर साहब को पूरा प्री बजट मेमोरेंडम प्रेजेंट किया है। मैं उसमें से खाली 2 बातें आपको बताता हूं जो कि कस्टमर के फेवर की बातें हैं। हम लोग ये चाहते हैं सरकार से, और ये करना चाहिए इनको, कि जो आज एग्जेम्पशन ये देते हैं होम लोन पर मात्र 1.5 लाख रुपए सालाना ब्याज के ऊपर और 1 लाख रुपया प्रिंसिपल रीपेमेंट पे, वो जमाना लग गया। कम से कम हमने डिमांड करी कि 5 लाख रुपए सालाना प्रिंसिपल पे और 5 लाख रुपए सालाना ब्याज पर एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए आदमी को, अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए लोन ले रहा है। बहुत अच्छा सुझाव है ये। देखते हैं सरकार इस बाबत क्या कदम उठाती है। इकबाल की कमी है, भरोसे की कमी है, डेवलपर्स का सरकार पर भरोसा नहीं, एक आम आदमी का डेवलपर्स पर भरोसा नहीं, लेकिन सपना सब देखते हैं एक मकान का। 2022 की समय सीमा तो दे दी है कि हर भारतीय को एक पक्का मकान मिल जाएगा, लेकिन बजट से इसकी शुरुआत कैसे होती है इस पर सभी की निगाहें होंगी। रहेगा साहब आपका, मोदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल 8:30 बजे फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।